नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र रावल और मैं आज लेकर आया हूं। हम पढ़ रहे थे मानव शरीर के तंत्र, जो कि कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 2 है। पहले हमने मानव पाचन तंत्र पढ़ा था, इसके बाद मैंने शुरू किया था रक्त परिसंचरण तंत्र की हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है। इस लेसन के अंदर अपन को 3 चीज़ें देखनी थी। एक तो चीज़ थी ह्यूमन ब्लड के बारे में, दूसरी चीज़ थी हार्ट के बारे में और तीसरी चीज़ थी ब्लड वेसल्स के बारे में। ये 3 चीज़ें हमको इस टॉपिक के अंदर देखनी थी। ब्लड के बारे में अपन पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि ब्लड के बारे में जो भी जानकारी होनी थी। आज जो अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में अपन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ ही पार्ट 3 में अपन तीनों को कंबाइन करके किस प्रकार से परिसंचरण होता है वो देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत वो है मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय की संरचना। तो आज हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे कि मानव का हृदय क्या होता है, इसकी कार्यकी किस प्रकार से चलती है, इसकी संरचना क्या होती है। तो हृदय की बात करते हैं। हृदय का मतलब क्या होता है? हृदय, हार्ट, सामान्य बोलचाल की भाषा में मेरा लाल इसे दिल कहता है। अच्छा, जब इसकी बात आती है तो जिसने विज्ञान नहीं पढ़ा है उसको लगता है कि दिल ऐसा होता होगा, जो थोड़े एडवांस उनको लगता है कि दिल ऐसा होता होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी विज्ञान मेरे लाल ने पढ़ ली है तो उसको मालूम है कि दिल ऐसा नहीं होता है। दिल तो ऐसा होता है जो कि 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 4 कोष्ठीय होता है। तो ये जो दिल 4 कोष्ठीय होता है, आज हम इसकी संरचना को डिटेल से पढ़ेंगे, पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है, इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है और साथ में ही इसकी कार्य की, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो आइए देखते हैं मानव हृदय की संरचना। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अपना हृदय जो है, अपना जो दिल है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारा जो वक्ष वाला भाग है, इस भाग में हमारा ये दाएं और ये बाएं, ये 2 फेफड़े हैं। इन 2 फेफड़ों के बीच में एक छोटी सी जगह पाई जाती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम गुहा, केविटी। इस केविटी के अंदर हमारा जो होता है वो हृदय पाया जाता है। इसको ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर होता है, एक मुट्ठी के आकार के बराबर इसकी रचना पाई जाती है। तो मानव हृदय की संरचना, तो सबसे पहले हृदय कहाँ होता है? तो हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में एक केविटी पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है। इस गुहा को कहा जाता है पेरिकार्डियम गुहा। इस गुहा को कहा जाता है पेरिकार्डियम गुहा। कहाँ होती है? दोनों ही फेफड़ों के बीच में। इस पेरिकार्डियम गुहा में एक द्रव भरा रहता है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसी बीच में हमारा जो हृदय, हमारा जो दिल है, जो कि एक मुट्ठी के आकार का होता है, वो इस पेरिकार्डियम गुहा में पाया जाता है। इस गुहा में हृदय के चारों तरफ कौन सा द्रव पाया जाता है? तो इसके चारों तरफ पाया जाता है पेरिकार्डियम द्रव। पेरिकार्डियम द्रव का क्या कार्य होता है? तो पेरिकार्डियम जो द्रव होता है उसका कार्य होता है हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही हृदय को नम बनाए रखना। तो पूछ ले कि हृदय किस गुहा में पाया जाता है? हृदय पेरिकार्डियम गुहा में पाया जाता है। हृदय के चारों तरफ कौन सा द्रव पाया जाता है? तो हृदय के चारों तरफ पेरिकार्डियम फ्लूइड पाया जाता है। पेरिकार्डियम, इसका कार्य क्या होता है? तो हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ में ही हृदय को नम बनाए रखता है। तो ये था हमारा हृदय। अब बात करते हैं इस हृदय की कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका जो आकार होता है, हमारी जो कि बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी के समान होता है। पुरुषों में इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, महिलाओं में इसका थोड़ा सा कम होता है। एक खास बात ध्यान रखनी है कि हृदय की स्टडी को क्या कहते हैं। तो हृदय का जो अध्ययन होता है इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। यानी कि जहां शब्द आ जाए, जहां शब्द एंजियोलॉजी आता है, एंजियोलॉजी में होता है परिसंचरण, रक्त का अध्ययन,
और कार्डियोलॉजी आ जाए, वहाँ अपन को देखना है कि ये हृदय की बात हो रही है। तो हृदय के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान, यानी कि जो हमारी मुट्ठी है इस आकार का होता है और हल्का सा तिरछा। इसका जो नीचे वाला भाग है जो कि बाईं तरफ झुका रहता है, इसलिए कहते हैं हृदय बाईं तरफ पाया जाता है। नहीं, हृदय तो होता बीच में है, लेकिन इसका जो नीचे वाला भाग है इसका झुकाव जो है थोड़ा सा बाईं तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए कहते हैं ये बाईं तरफ पाया जाता है। और सामान्य तो इसका आकार कैसा होता है? तो मनुष्य में जो हृदय होता है, या कि जो कि सारे मैमल्स जो हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, उसका जो हृदय होता है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। उसके 4 भाग होते हैं। ऊपर के 2 भाग आप देखेंगे ये थोड़े से आकार में छोटे हैं, जबकि नीचे के 2 भाग जो है वो बड़े हैं। तो नीचे के जो भाग हैं इनको निलय कहा जाता है, ऊपर के ये जो 2 भाग हैं इसको आलिंद कहा जाता है। ये संरचना विशेष धूम से ध्यान रखनी है। सभी स्तनधारी जीव में 4 कोष्ठीय हृदय होता है, यानी 1 कोष्ठ, 2, 3 और 4 कोष्ठ। ऊपर वाले दोनों कोष्ठ को किस नाम से संबोधित करेंगे? आलिंद, एट्रियम कहते हैं। नीचे वाले दोनों कोष्ठ को किस नाम से संबोधित करेंगे? निलय के नाम से। निलय का आकार आप देखेंगे आलिंद की तुलना में बड़ा होता है, जबकि आलिंद का आकार जो है वो छोटा होता है। और आलिंद और निलय के बीच में एक सेप्टम पाई जाती है जिसको कहते हैं इंटर ऑरिकल सेप्टम, और इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, क्योंकि निलय को जो है वो वेंट्रिकल कहा जाता है। अब इस तरफ का जो होगा, इस तरफ का जो आलिंद होगा इसको कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल, इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर जो होगा ये राइट साइड में, इसलिए इसको राइट आलिंद कह दिया। ये भी राइट साइड में, इसके लिए राइट निलय कह दिया। इसके लिए आर ए शब्द का अपन इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आर वी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए एल ए लेफ्ट ऑरिकल, और इसके लिए लेफ्ट वेंट्रिकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या ये ऐसा ही होता है या और कुछ होता है? तो इसकी और थोड़ी सी डिटेल में अपन संरचना देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से रक्त आता है, किस प्रकार से हृदय का संकुचन होता है, किस प्रकार से हृदय से लगाकर पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त क्या एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप का कार्य करता है। रक्त इसमें आता है, ये इसको पंप करता है, और पंप करने के पश्चात रक्त जो है शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। प्रत्येक कोशिका को वो ऑक्सीजन दे देता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेके रक्त पुनः आता है, फिर से वो हृदय में आता है, हृदय फिर इसको पंप करता है, ये फिर जाकर फेफड़ों में जाता है, फिर शुद्ध होता है। इस पूरी प्रक्रिया को अपन परिसंचरण में देखेंगे। फिलहाल मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, हृदय का डिटेल स्ट्रक्चर। अब देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा हृदय का जो डायग्राम है उसके बारे में पूछा जाता है, और 3 से 4 अंकों का ये प्रश्न जो होता है। तो हृदय का डायग्राम किस तरह से बनाए, क्योंकि किताब में जिस तरह का डायग्राम दे रखा है वो किसी भी बच्चे के लिए बनाना बड़ा मुश्किल सा होता है। तो अपन सरलतम विधि लेंगे किस प्रकार से हृदय का डायग्राम बनाया जाता है, उसमें क्या क्या संरचनाएँ होती हैं, कहाँ से रक्त आता है, कहाँ से रक्त जाता है। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया 4 कोष्ठी होता है, तो अपन देख लेते हैं 4 कोष्ठी होता है। इसमें पहले कोष्ठ की बात कर, ये था पहला कोष्ठ, इसको इस तरह से बनाना है और यहां से इसको इस तरह से बनाना है। बस एक बार संरचना बनाना आप सीख लो। इधर से 2 शिराएं अंदर आ रही हैं, इधर से 2 इस तरफ आ रही है अंदर, और यहां से इसको इस तरह से बना लो, क्योंकि हमारा हृदय जो है थोड़ा सा बाईं तरफ, मैंने पहले ही बताया, झुका हुआ है, थोड़ा सा हम इस तरफ का झुकाव दे देते हैं। चूँकि आलिंद जो है वो मांसल कम होता है और निलय का जो भाग है वो मांसल ज़्यादा होता है, इसलिए अपन यहाँ पे इसको मांसल अंग बना देते हैं। ये मांसल हो गया, इसके अंदर पुरकिंजे के फाइबर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब हृदय जो है आलिंद और निलय, आलिंद और निलय, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, ये एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देते हैं। चलो, यानी कि इधर वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है, इधर वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पूर्णतया एक दूसरे से पृथक होते हैं, इनका कुछ भी मिलना जुलना नहीं होता है। अब अपन को 4 कोष्ठ बनाने थे, तो ऊपर का जो कोष्ठ अपन ने बना दिया, ऊपर का जो कोष्ठ अपन ने बना दिया वो कौन सा कोष्ठ है? ऊपर का कोष्ठ क्या कहलाएगा? आलिंद। तो ये क्या हो गया? आलिंद हो गया। अब नीचे का कोष्ठ क्या कहलाएगा? निलय कहलाएगा। अब ये कौन सा वाला निलय है, बायां है कि दायां है?
ये कौन सा है, ये बायां निलय है। तो ये आलिंद कौन सा हुआ, बायां आलिंद हुआ। अच्छा, जिस प्रकार से इस तरफ से आलिंद निलय अपन ने बना लिए, इस तरफ भी आलिंद और निलय बनाने हैं। तो इस तरफ आलिंद और निलय कैसे बनेंगे, इस तरफ अपन आलिंद और निलय बना देते हैं। ये हो गया आलिंद, कौन सा आलिंद हुआ, ये हो गया दायां आलिंद और ये हो गया दायां निलय। यानी अपन ने 4 भाग बना दिए। और किस प्रकार से बनाए, जिस प्रकार से हृदय की हमारे शरीर के अंदर संरचना होती है। आलिंद और आलिंद, निलय और निलय के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इनके बीच में अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार है, यानी कि इधर का कोई इधर आएगा नहीं, इधर का इधर जाएगा नहीं। लेकिन 2 आलिंद के बीच में ये जो दीवार है, इसको कहते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम, यानी मध्य आलिंद पट। 2 आलिंद के बीच में जो पट पाया जाता है इसको कहते हैं मध्य आलिंद पट। यहां पर एक संरचना पाई जाती है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, फोरामेन ओवेलिस। फोरामेन ओवेलिस क्या है, तो 2 आलिंद के बीच में भ्रूणावस्था में, बच्चे का जन्म से पहले 2 आलिंद के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, फोरामेन ओवेलिस। और इस फोरामेन ओवेलिस में ही एक अंडाकार संरचना पाई जाती है, इस अंडाकार रचना को कहते हैं फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस। और आपने देखा होगा कई बच्चों के डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिल में छेद है, जन्म के पश्चात अगर ये छेद भरे नहीं, ये सेप्टम जो है वापस पूर्णतया नहीं बन जाए और फोसा ओवेलिस रह जाए, तो कहते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, वो बच्चा ज़्यादा भाग नहीं सकता, उसका दम जो होता है जल्दी चढ़ जाता है, हृदय की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। लेकिन सामान्य किसी भी बालक में जन्म के पश्चात ये फोसा ओवेलिस जो कि छिद्र होता है वो बंद हो जाता है, यानी कि ये अंबुजा सीमेंट की दीवार अब पक्की हो चुकी है। बायां आलिंद, इसको अपन ने कैसे लिखा था, शॉर्ट में अगर मैं इसको लिखूँ, इसको मैं लिख दूंगा लेफ्ट एट्रियम, इसको मैं लिख दूंगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है राइट ओरिकल। ये हमारी संरचना होगी। अब इस हृदय में रक्त आता कहाँ से है और जाता कहाँ है, सबसे महत्वपूर्ण बात है रक्त आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ से। तो अपन देखते हैं कि रक्त आता कहाँ से है और आएगा, तो आने के बाद वो जाएगा कहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारा हृदय होता है वो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बनाता है। दोहरा का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने 2 वे हाईवे होते हैं, जाने की लाइन अलग होती है, आने की लाइन अलग होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाने की लाइन अलग होती है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रुधिर होता है, जिसको अपन अशुद्ध रुधिर कह सकते हैं, उसके लिए अलग से लाइन होती है। तो वो दोनों ही कार्य हृदय के अलग अलग भागों द्वारा होते हैं। इसलिए हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, दोहरा, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त जाने के लिए 2 बार हमारे हृदय में प्रविष्ट करता है, इसलिए हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा हो गया, दोहरा। तो सबसे पहले रक्त अंदर आएगा कैसे, तो सबसे पहले हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स का मतलब क्या, हमारे जो फेफड़े हैं, फुफ्फुस है, वहां से रक्त आएगा। अब फुफ्फुस से रक्त, एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई भी धमनी का, कोई भी नलिका जो है वो हार्ट के अंदर रक्त लाती है, हार्ट के अंदर रक्त लाती है, तो वो तो कहलाएगी शीरा, और हार्ट से बाहर ले जाती है तो वो कहलाएगी धमनी। अब पहली चीज देखो, लंग्स है, लंग्स से रक्त कहाँ आएगा, तो लंग्स से के द्वारा रक्त जो है वो लेफ्ट यानी बाएं आलिंद में आएगा। अब फेफड़ों से आ रहा है, तो फेफड़ों में रक्त के अंदर क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। जिस रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजनित रुधिर कहलाता है। ऑक्सीजनित रुधिर कैसा होता है, ऑक्सीजनित रुधिर को ही शुद्ध रक्त कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल। ध्यान रखना, जितनी भी शिराएं हैं, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र अपवाद स्वरूप हमारी फुफ्फुसीय शिरा, यानी ये रक्त हृदय के अंदर लाने वाली है, इसलिए इस शिरा को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। और कौन सी शिरा कहते हैं, फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये फुफ्फुस से आती है, दोनों फुफ्फुस से आती है, इसलिए इसको फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। सामान्य तौर पर शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा जो होती है,
जो कि फेफड़ों से आ रही है, वहाँ फेफड़ों में रक्त में ऑक्सीजन मिल गया तो रक्त जो हो गया वो ऑक्सीजनित हो गया, यानी कि रक्त शुद्ध और लाल रंग का हो गया। और शुद्ध और लाल रंग का रुधिर जो है वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, यानी बाएं आलिंद में आ गया। अब बाएं आलिंद में रक्त कैसा होगा, बाएं आलिंद में कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। क्यों? क्योंकि ये फेफड़ों के द्वारा आया, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा आया। अब हमारे हृदय की धड़कन, हृदय का कार्य क्या है, पंप करना, तो हृदय को पंप करने की क्रिया को ही हृदय की धड़कन कहा जाता है। अब धड़कन जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। धड़कन जो होती है दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब जब हृदय संकुचित होता है, जब हृदय दबता है, जिससे खून तेजी से बाहर निकलेगा, जब हृदय दबता है इस क्रिया को कहते हैं सिस्टोल, और जब वापस पूर्वावस्था में आ जाता है उस क्रिया को कहेंगे डायस्टोल। तो अब रक्त कहाँ आ गया, बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद में आने के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सिस्टोल। दोनों आलिंद में सिस्टोल एक साथ होगा, दोनों निलय में सिस्टोल एक साथ होगा। तो इसके अंदर सिस्टोल होगा, यानी कि दोनों आलिंद दबेंगे, तो इसके अंदर का रक्त कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर बाएं निलय में। दाएं आलिंद में जो रक्त होगा वो कहाँ चले जाएगा, दाएं निलय में चले जाएगा। तो दाएं आलिंद और दाएं निलय में ये जो शुद्ध रक्त है, ये शुद्ध रक्त दाएं आलिंद से कहाँ प्रविष्ट करेगा, ये अब बाएं आलिंद से कहाँ प्रविष्ट करेगा, बाएं निलय में करेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है। कपाट का मतलब है कि एक जैसे अपने पाइपलाइन होती है उसमें वाल्व लगाते हैं, ऐसे वाल्व पाया जाता है। छोटे क्वेश्चन में हमेशा ये पूछा जाता है कि बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य में कौन सा कपाट पाया जाता है। तो इस कपाट को सामान्य भाषा में तो कहते हैं द्विवलन कपाट। तो पहला प्रश्न, ठीक है, तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में कौन सा कपाट पाया जाता है, द्विवलन कपाट पाया जाता है। द्विवलन कपाट की आकृति जो होती है वो कैसे होती है, एक टोपीनुमा संरचना होती है, इसलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है, मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, द्विवलन कपाट को ही मिट्रल वॉल्व के नाम से जाना जाता है। अब लंग्स के द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुसीय शिरा पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ आ गया, बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद में कैसा रुधिर है, शुद्ध। ये शुद्ध रुधिर द्विवलन कपाट के द्वारा कहाँ आ गया, बाएं निलय में। बाएं निलय में भी कैसा होगा, शुद्ध। अब जब इसका सिस्टोल हुआ तो रक्त यहाँ आया, जब यहाँ का सिस्टोल होगा, यानी जब यहाँ से सिस्टोल होगा तो रक्त जो होगा वो इससे बाहर जाएगा। तो जो संरचना हृदय के अंदर रक्त ला रही है उसको शिरा कह रहे हैं, तो जो हृदय से बाहर ले जाएगी उसको क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। और चूंकि यहाँ जो ये धमनी है ये पूरे शरीर के अंदर रक्त ले जाती है, इसलिए इस धमनी को कौन सी धमनी कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। तो महाधमनी कहाँ से होती है, बाएं निलय से निकलती है और यहाँ से रक्त जाता हुआ ये पूरे शरीर में फैलता है। ये पूरे शरीर में अलग अलग छोटी धमनिकाओं के द्वारा अपना रक्त जो है, अपना रुधिर जो है वो पहुंचाती है। अब महाधमनी वाला जो रुधिर जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाएगा। प्रत्येक कोशिका में जाने के बाद कौन सी क्रिया होगी, श्वसन। श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा, ऑक्सीजन का उपयोग हो जाएगा, वह CO2 प्रोड्यूस होगी। अब हमारे शरीर में CO2 युक्त रुधिर का कोई कार्य नहीं है, तो इसको वापस लाना पड़ेगा और वापस लाकर फेफड़ों तक पहुंचाना पड़ेगा, जहां जाकर वापस ये जो है वो ऑक्सीजनित हो जाएगा। तो ये तो अपन ने बाएं भाग की बात की। तो यानी हमारे शरीर का जो बायां भाग है, यानी कि हमारे हृदय का जो बायां भाग है, इसमें कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध। यानी ये ध्यान रखना है, बाएं भाग में हमेशा कैसा बहेगा, शुद्ध बहेगा। शुद्ध का तात्पर्य क्या है, शुद्ध से हमारा तात्पर्य है कि ये जो है वो ऑक्सीजनित है। कैसा है, ऑक्सीजनित है। ऑक्सीजनित का मतलब ऑक्सीजन, और जिस रुधिर में ऑक्सीजन घुला हुआ है उसका रंग कैसा होगा, लाल रंग होगा। यानी इस पूरी साइड में बाईं तरफ और बाईं तरफ पूरा कैसा है, शुद्ध। इसको ध्यान में रखना। आई लव यू बहुत आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ लव का अपने मतलब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी लेफ्ट साइड जो है पूरी, वो क्या होती है, वो प्रेम की साइड है। और प्रेम कैसा होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होता है तो ऑक्सीजनित, यानी कि लेफ्ट साइड में हमेशा शुद्ध रुधिर बहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे आलिंद की, जो कि दायां आलिंद है, जिसको मैंने शॉर्ट में क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था राइट एट्रियम और इसको लिखा था राइट वेंट्रिकल।
दायां आलिंद और दायां नीले। अब यहाँ पर कहाँ से रक्त आता है, तो यहाँ पर रक्त आता कहाँ से, इसको देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा श्वसन की क्रिया। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है वो यहाँ फेफड़ों की 2 नलिका आती। मैंने पहले ही बताया था जो हृदय के अंदर रक्त लाते हैं उसको क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। तो ये भी रक्त अंदर लाती है, इसलिए क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे। क्या कहेंगे, शिरा। ठीक है, ये जो है इसको कहेंगे सुपीरियर वेना केवा, इसको कहेंगे इंफीरियर वेना। रुधिर आ कहाँ से रहा है, आ रहा है एसवी से, और आ कहाँ से रहा है, आईवीसी। आईवीसी क्या है, इंफीरियर वेना केवा। ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। मतलब ये कंधे के नीचे के भाग से लाती है और सुपीरियर जो होती है वो कंधे के ऊपर वाले भाग से लाती। क्योंकि ये धमनी जो पूरे शरीर में ले जाती है, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, महाधमनी। तो ये जो शिरा है वो पूरे शरीर से रक्त इकट्ठा करके ला रही है, इसलिए इन शिरा को किस नाम से जाना जाएगा, महाशिरा के नाम से जाना है। रक्त पूरे शरीर में पहुंचाती है तो महाधमनी, पूरे शरीर से रक्त लेकर आती है तो कौन सी हो गई, महाशिरा। अब पूरे शरीर से रक्त ला रही है, शरीर में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये रक्त कैसा होगा, CO2 युक्त होगा। यानी क्या ये ऑक्सीजनित होगा, नहीं होगा। तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग हो जाएगा नीला, यानी कि रेडिश ब्लू इसका रंग हो जाएगा। ये जो है लाल, शुद्ध लाल रंग है, जबकि ये शुद्ध लाल नहीं होगा। यानी कि ये कैसा रक्त है, ये एक प्रकार से अशुद्ध रक्त होगा, विऑक्सीजनित रुधिर होगा। कहाँ आया, आलिंद में। कौन से आलिंद में आया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद यानी कि राइट में आया। राइट साइड से ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब दाएं आलिंद से दाएं बालिंद, जब यहाँ बाएं साइड में द्विवलन कपाट लगा हुआ है तो यहाँ पर भी तो कपाट लगा हुआ होगा। तो यहाँ जो कपाट लगा हुआ है इस कपाट को नाम दिया जाता है त्रिवलन कपाट। कौन सा कपाट है, त्रिवलन कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यानी ये कैसा रक्त है, ये एक प्रकार से अशुद्ध यानी विऑक्सीजनित हृदय है, रुधिर है, जो कि रेडिश ब्लू कलर का। तो यहाँ पर भी कैसा आ गया, हम इसको अशुद्ध लिख देते हैं। यहाँ पर भी दाएं नीले में भी कैसा आ गया। अब इसके अंदर संकुचन हुआ तो ये यहाँ बाहर गया, इसके अंदर संकुचन होगा तो ये भी तो बाहर जाएगा। तो ये कहाँ से बाहर जाएगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा। यानी कि ये एक नलिका बनी हुई है। तो अब ये नलिका बनी, यानी कि हृदय से बाहर ले जाने वाली कौन है, धमनी। तो ये भी क्या होगी, धमनी होगी। अब ये कहाँ ले जाएगी, अशुद्ध रक्त को शरीर में कहाँ ले जाना है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने ले जाना है। शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ों में। तो ये जो धमनी है अब इस अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। तो चलो ये शरीर से बाहर निकली रुधिर को लेके और बाहर कहाँ जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। तो चलो ये एक इस तरफ फेफड़ों में ले जाते हैं, एक को इस तरफ। 2 लंग्स हैं हमारे, दायां और बायां। तो एक तरफ तो इसको कहाँ ले जाते हैं, दाएं बाएं फुफ्फुस में, एक तरफ दाएं फुफ्फुस में। और अब हमारा जो अशुद्ध रक्त यानी विऑक्सीजनित रुधिर है वो किस नलिका के द्वारा, जो शरीर से बाहर निकलती है, बाहर निकलती उसको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। अब ये धमनी द्वारा बाहर निकला, कहाँ जा रहा है, फुफ्फुस में। अब ये शिरा फुफ्फुस से आ रही थी तो इसका नाम क्या दिया अपन ने, फुफ्फुसीय शिरा। तो ये फुफ्फुस के अंदर जा रही है, तो इस धमनी को अपन किस नाम से पुकारेंगे, इस धमनी को कहेंगे अपन फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है। और फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा दोनों ही फेफड़ों के अंदर रक्त क्या है, चला जाएगा। रक्त जाएगा तो क्या होगा, रक्त के अंदर CO2 बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन उसके अंदर जुड़ जाएगी। ऑक्सीजन जुड़ते उसका रंग शुद्ध लाल हो जाएगा, जिसको अपन सामान्य भाषा में शुद्ध रुधिर कहेंगे। वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आएगा, मिट्रल वॉल्व के द्वारा बाएं नीले में जाएगा, बाएं नीले में सिस्टोल होगा तो ये कहाँ जाएगा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाएगा। पूरे शरीर में जाकर श्वसन की क्रिया होगी, ऑक्सीजन का उपयोग हो जाएगा, CO2 जो बनेगी उसको वापस एकत्रित करके लाने का काम कौन करेगा, महाशिरा।
पूरे शरीर में पहुंचाती तो महाधमनी, पूरे शरीर से लाती है तो महाशिरा। अब महाशिरा पूरे शरीर से ला रही है तो CO2 युक्त यानी वी ऑक्सीजनित रुधिर है, जो कि कैसा होगा, रेडिश ब्लू रंग का होगा। सामान्य तौर पर उसको अपन अशुद्ध रक्त भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो महाशिरा है वो कितनी नलिका है, इसमें मूल रूप से 2 नलिका है, SVC IVC, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कंधे से ऊपर भाग का रक्त लाती है, जबकि इंफीरियर वेना केवा जो है वो कंधों से नीचे भाग का रक्त लाती है। ये सारा अशुद्ध रक्त लाकर कहाँ डाला, दाएं आलिंद में डाला। दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, इसमें सिस्टोल होगा तो कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो कपाट है उसका क्या नाम है, त्रिवलन। यहाँ कपाट का क्या नाम है, द्विवलन। क्यों भाई, LV प्रेम। प्रेम कितने लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों के बीच में। शुद्ध प्रेम कितने लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों। द्विवलन कपाट 2 से। यहाँ पे त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट क्यों भाई, RV। RV का मतलब क्या है, RARV। RV का मतलब क्या है, रावण। रावण क्या था, राक्षस था। राक्षस कैसा होता है, अशुद्ध होता है। राक्षस कभी शुद्ध होगा क्या, नहीं होगा। तो इस साइड में कैसा रक्त हो गया, पूरा अशुद्ध रक्त हो गया। अच्छा, रावण कहाँ आ गया, रावण ये हमारे राम जी थे, ये हमारे सीता मैया थी, और बीच में कौन आ गया, ये रावण आ गया। तो 2 से ये कितने हो गए, 3 हो गए। इसलिए यहाँ कौन सा कपाट है, त्रिवलन कपाट है। यहाँ द्विवलन था, यहाँ त्रिवलन था। यहाँ शुद्ध था क्योंकि प्रेम शुद्ध होता है, यहाँ अशुद्ध है क्योंकि रावण अशुद्ध था। तो इस प्रकार से हमारा जो हृदय है वो कार्य करता है, और हृदय की इस कार्य प्रणाली के द्वारा ही पूरा संचालन होता है, पूरे शरीर में रक्त आता है और जाता है। ये तो हुई बात हृदय की संरचना की। लेकिन हृदय को जो धड़काता है, हृदय की जो धड़कन बनी हुई होती है, वो जो धड़कन बनी होती है उसके लिए एक खास चीज़ होती है। ये जो दाएं आलिंद है, यहाँ पर एक खास संरचना होती है। इस संरचना को कहा जाता है SA नोड। और ऐसे नोड एक प्रकार से पेसमेकर की भांति कार्य करता है। यहीं पर एक AV नोड पाया जाता है, एक SA नोड पाया जाता है। इसको पेसमेकर कहा जाता है। हृदय की भित्तियों को धड़कने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है, धड़कने के लिए जो संचार पैदा किया जाता है, एनर्जी, वो ऐसे नोड के द्वारा जाती है। इसलिए इसको पेसमेकर, पेस यानी गति और मेकर यानी प्रदान करने वाला, गति प्रदान करने वाला कहते हैं। तो ऐसे नोड के द्वारा यहाँ जाती है, और यहाँ से इस पूरी जो दीवार है जो कि पुरकिंजे फाइबर है, यहाँ पर हैंस फाइबर, हैंस बंडल है। हैंस बंडल के द्वारा ये AV नोड से हैंस बंडल, और हैंस बंडल के द्वारा ये जो तंत्रिकाएं हैं इस पूरे मांसल भाग में जाती है, जिससे हृदय की गति जो होती है वो नियंत्रित होती है। हृदय की गति नियंत्रित होने के बाद में क्या होगा, हृदय एक संदमित दर से, एक नियमित दर से धड़केगा, जिसके अंदर सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा। सिस्टोल में रक्त हृदय से आगे जाता है, डायस्टोल में वापस आता है। अगर आपने डॉक्टर एक कान में लगाकर हमारे हृदय की धड़कन को सुनता है, उस यंत्र को सुना होगा, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है, तो डॉक्टर जो कान में लगाकर हमारे हृदय की धड़कन को सुनता है उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप जो होता है वो 4 प्रकार की ध्वनि को नापता है। यानी हमारे हृदय से कितने प्रकार की ध्वनि निकलती है, 4 प्रकार की निकलती हैं। 2 प्रकार की तो सभी में मिलती है, तीसरे प्रकार की छोटे बच्चों में होती है, चौथे प्रकार की जो होती है वो गर्भवती महिलाओं के अंदर होती है। पहली ध्वनि जब यहाँ से सिस्टोल हुआ और यहाँ से रक्त बाहर निकला, तो इसके अंदर जो सिस्टोल हुआ, उस सिस्टोल के परिणाम स्वरूप जो आवाज आई इसको कहते हैं डप, डप। और इसके बाद में जब यहाँ पर, अब देखना, ये जो महाधमनी है और ये फुफ्फुसी शिरा है, इन दोनों में भी एक एक वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व को कहते हैं अर्धचंद्राकार वॉल्व, अर्धचंद्राकार वॉल्व। तो ये जो अर्धचंद्राकार वॉल्व के बंद होने की आवाज जो होती है, ये सेकंड आवाज होती है। ये डप लप, डप लप, डप लप की जो आवाज होती है, डप जो होती है त्रिवलन और द्विवलन कपाट के बंद होने की आवाज है। जबकि लब की साउंड होती है जो कि स्टेथोस्कोप में सेकंड साउंड कहलाती है, वो इन 2 अर्धचंद्राकार यानी महाधमनी और फुफ्फुसी शिरा के इस अर्धचंद्राकार वॉल्व के बंद होने की आवाज होती है। ये तो हृदय की सामान्य सी संरचना होगी। अब हृदय की मैं कार्यकी के बारे में बात करूं तो कार्यकी में क्या होगा, हृदय केवल धड़कने का कार्य करता है।
धड़क पंपिंग मशीन है, ये पंप करेगा, इस तरह से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाएगा, अशुद्ध को एकत्रित करके यानी कि विऑक्सीजनित को एकत्रित करके वापस फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। और ये पूरा प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है, धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, इसमें अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन जो है इस टॉपिक का जो तीसरा पार्ट है ब्लड वेसल्स, तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि धमनी क्या होती है, शिराएं क्या होती है, और इसी के साथ ही देखेंगे कि किस प्रकार से लंग्स जो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन आके जुड़ती है, शिराएं किस प्रकार से मिलती हैं, किस प्रकार से रक्त कहाँ जाता है, इसका पूरा जो परिसंचरण पूरे शरीर में, अपना टॉपिक था रक्त का परिसंचरण, तो पूरे शरीर में कैसे परिसंचरण होता है वो अपन इस वीडियो के तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो आज अपन ने देखा मानव हृदय की संरचना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।